नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 2 सेट्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो उपलब्ध करवाया गया है, वहाँ पर से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, इस वीडियो में कुल मिला के हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स के बारे में। इनिशिएटिव्स यानी कि क्या क्या योजनाएं, क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत की सरकार ने या फिर कुछ राज्य सरकारों ने शुरू किए हैं पर्टिकुलरली अपने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, उनकी हम बात यहाँ पे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है ये, ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें ऐप पे बच्चों की तरफ से। इस पे कुछ कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला कोर्स है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का। इसको आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन हुई है पिछले 10 साल के यूपीएससी के पेपर्स की, और 1000 एमसीक्यूज़ हिस्ट्री और 1000 एमसीक्यूज़ पॉलिटी के 2 कोर्स जो हैं ये शुरू होने वाले हैं। 1 जून से ये स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी प्री बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। राइट, सबसे पहली स्कीम ग्रीन क्रेडिट स्कीम, ठीक है। इसमें आप सुनिए होगा क्या। बेसिकली इस स्कीम को अप्रूवल मिला है, अनुमति दी गई है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन क्रेडिट स्कीम। इसमें क्या है, फॉरेस्ट को एक कमोडिटी की तरह ट्रेड किया जा सकता है, फॉरेस्ट का व्यापार यहाँ पे किया जाएगा। इसमें होगा क्या, देखिए अक्सर क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ABC कंपनी, ठीक है। उसको एक जगह चाहिए। अब 2 जगहें हैं। मान लीजिए ABC कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये वाली जगह है, उसको ये वाली जगह यहाँ पर चाहिए अपना व्यापार चलाने के लिए, लेकिन ये वाली जगह पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्लियरेंस मिलना काफ़ी मुश्किल है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, राइट। तो ABC कंपनी क्या करेगी कि ये वाली प्लेस जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं था, यहाँ पर ABC कंपनी फॉरेस्ट को जो प्लांट करना शुरू करेगी, धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ की प्लांटेशन करना शुरू करेगी। कल को जब ये वाली जगह डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो इसको दर्जा दे दिया जाएगा कंपनसेटरी लैंड का, ठीक है। इसको कहा जाएगा कंपनसेटरी लैंड। सो ABC कंपनी बेसिकली सरकार के पास जाएगी, वो ये बोलेगी कि जी मैंने ये वाली जगह वो तैयार कर ली है, आप इस जगह को मुझसे ले लीजिए और ये वाली जो लैंड थी ये आप मुझे दे दीजिए। तो बदले में दोनों को फ़ायदा हो गया, ABC कंपनी को भी फ़ायदा हो गया, उसको जो जगह चाहिए थी वो जगह मिल गई, और पर्यावरण का भी यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर जितने पेड़ यहाँ पर वो ABC कंपनी काटेगी, उतने ही पेड़ यहाँ पर ऑलरेडी लगा चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम चलती है। इट अलाउज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स वन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रीफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो यहाँ पर जो पेड़ लगाने की जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर है, वन विभाग के ऊपर है, वो बेसिकली अब चली गई है कंपनियों के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी हो, कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पर जो है वन का विकास कर सकता है या फिर वो वन में पेड़ लगा सकता है, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो ये लैंड है इसको कंपनसेटरी फॉरेस्ट लैंड का दर्जा दे दिया जाएगा और फिर बदले में उसको दूसरी लैंड दे दी जाएगी। ये स्कीम की चर्चा पहले भी हुई थी, 2015 में बात चली थी कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम को जो है शुरू करना चाहिए, लेकिन उस समय जो है इसको अनुमति नहीं दी गई थी बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, जो कि इसमें फाइनल अथॉरिटी होता है, ठीक है। तब इसको अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब जो है ये स्कीम पास हो गई है। 2020 में ये स्कीम पास कर दी गई है। नेक्स्ट, नमामि गंगे प्रोग्राम। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है विच इंटीग्रेट्स प्रीवियस एंड करंटली ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशंस। देखिए क्या था कि गंगा प्रदूषण के लिए कई सारे प्रोग्राम्स सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, राइट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हर प्रोग्राम जो है अपनी मर्जी से चला जा रहा था, जिससे हो क्या रहा था कि प्रोग्राम्स में कोऑर्डिनेशन नहीं आ पा रही थी, कि यदि कोई प्रोग्राम अच्छा करना चाहता भी है तो कोई और प्रोग्राम उसमें बाधा डाल देता था, या फिर यहाँ पर अक्सर क्या होता था, टर्फ वॉर्स होती थी। प्रोग्राम कहते थे कि जी ये काम मेरा है, कभी कहते थे जी ये काम आपका है, आपने नहीं किया, तो जिम्मेदारी एस्टैब्लिश करनी बहुत ही मुश्किल हो चुकी थी। यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब तो खैर इसको समय हो चुका है, 2015 में शुरू कर दिया गया था। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है बनाया गया था एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट्स, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स। तो ये जगह जगह पे ग्रुप्स बनाए गए हैं। ये जो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं ये केवल उन्हीं राज्यों में बनाए गए हैं जहाँ पर से गंगा का फ्लो होता है, ठीक है। और केंद्रीय स्तर पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बनाया गया है। यहाँ पर जो पहले था
ध्यान से सुनिएगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है 2016 में। ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो पहले थी, इसको अब स्क्रैप कर दिया गया है और नेशनल गंगा काउंसिल बना दिया गया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के जो चेयरमैन थे वो प्रधानमंत्री थे, इसके भी जो चेयरमैन है, इसके भी जो हेड होंगे वो प्रधानमंत्री ही हैं। नेशनल गंगा काउंसिल के हेड भी प्रधानमंत्री ही होंगे। ऑलराइट, नेशनल गंगा काउंसिल बेसिकली 2016 में ही बनाया गया था अंडर द रिवर गंगा अथॉरिटीज़ ऑर्डर 2016 डिसॉल्विंग द NGRBA। अभी तक NGRBA था, अब जो है NGC है। इसके हेड PM ही होंगे। NGC में साथ में मुख्यमंत्री भी होंगे। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री होंगे? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये वो वाले राज्य हैं जहाँ जहाँ से गंगा का फ्लो होता है। इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी का भाग होंगे, जो कि NGC है। ठीक है, बिसाइड सेवरल यूनियन टेरिटरीज एंड इट वाज सपोज टू मीट वंस एवरी ईयर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये असल में किस मंत्रालय के तहत बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। ठीक है, इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कोल मंत्रालय ने इसको शुरू किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। ये है क्या चीज़? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के लिए एक केंद्र शुरू किया गया है फॉर एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स। तो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव कम करने के लिए गतिविधियों का, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल क्रिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। इसका मेन मकसद ये है कि जो कोल का भारत में जो खनन होता है, इसको इस तरीके से किया जाए कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ठीक है, पर्यावरण के रूप से वो जो है सतत हो, सस्टेनेबल हो, और वो पर्यावरण के ऊपर गलत प्रभाव ना डाले। ये कोल मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इट विल एड्रेस द एनवायरमेंटल कंसर्न्स ड्यूरिंग द डीकमीशनिंग और क्लोजर ऑफ माइंस। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया विल स्ट्रेच फ्रॉम दिल्ली टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? एक नया इनिशिएटिव, नई पहल ली गई है ग्रीन वॉल की। ग्रीन वॉल दिल्ली से स्टार्ट होकर किस स्टेट तक जाएगा? गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। सही जवाब है गुजरात। गवर्नमेंट प्लान्स 1400 किलोमीटर लॉन्ग ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ये जो बेसिकली आइडिया है, ये भारत प्रेरित हुआ है अफ्रीका के इस आइडिया से। अफ्रीका में यहाँ पर जो ग्रेट ग्रीन वॉल का इनिशिएटिव है, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपको मालूम होगा अफ्रीका में बहुत ही बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट की वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो डेजर्ट है वो धीरे धीरे फैल रहा था। वो फैलते फैलते अफ्रीका की और कंट्रीज़ में भी आ रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूखा पड़ता, पानी की कमी होती है एंड सो ऑन। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अफ्रीका के कुछ देशों ने आपस में बातचीत की और ये फाइनलाइज़ किया कि हम सेनेगल से लेकर के यहाँ जिबोती तक, ये सभी देशों के बीच में ये जो येलो कलर का आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक ग्रीन वॉल लगाएंगे। ग्रीन वॉल में होगा क्या? ग्रीन वॉल में पेड़ ही पेड़ लगाए जाएंगे, सो दैट जो यहाँ से सूखी हवाएं, जो यहाँ से ड्राई विंड्स इधर को ब्लो करती हैं, वो ना ब्लो कर पाएँ, और अगर वो ब्लो करें भी तो ये पेड़ यहाँ पर उनको रोक लेंगे। सिमिलर आइडिया भारत में लागू किया जाएगा। यहाँ पर जो हमारा थार डेजर्ट है, उसकी वजह से जो डेजर्ट था वो और भी इलाकों में फैल रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर ये ग्रीन वॉल चलेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दिल्ली से स्टार्ट होकर के जाएगी गुजरात तक, लगभग 1400 किलोमीटर तक की लंबी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है टू क्रिएट अ ग्रेट ग्रीन वॉल ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड। तो छोटी मोटी नहीं होगी, 5 किलोमीटर की इसकी जो है चौड़ाई होगी, फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली हरियाणा बॉर्डर ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल विच इज़ रनिंग थ्रू द विड्थ ऑफ अफ्रीका फ्रॉम डकार यानी कि सेनेगल टू जिबोती। सेनेगल से स्टार्ट होकर जिबोती तक चलती है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड डिजर्टिफिकेशन। यहाँ पर यदि हम इसको अप्रूवल मिल जाता है तो ये लैंड डिग्रेडेशन को काफ़ी कंट्रोल कर लेगी, और थार डेजर्ट जो कि धीरे धीरे
पूर्वी तरफ बढ़ रहा था, पूर्व की तरफ बढ़ रहा था, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। थार डेजर्ट धीरे धीरे यहाँ से एक्सपैंड कर रहा था। पंजाब हरियाणा के कुछ एरियाज़ में ऑलरेडी सूखा पड़ना शुरू हो चुका है, स्पेशली सदर्न पंजाब, सदर्न हरियाणा में। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ शुरू की जा रही है। सो काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर वाकई में ये लागू हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट, केरला's बैन ऑन CFL एंड फिलामेंट बल्ब्स फ्रॉम नवंबर 2020। ठीक है, यहाँ पर केरला का जो बैन है CFL और फिलामेंट बल्ब्स के ऊपर, ये नवंबर 2020 से लागू होगा। केरला का एक ऊर्जा केरला मिशन है, जिसमें उनका जो स्लोगन है वो ये है, फिलामेंट फ्री केरला। ठीक है, इसमें ये क्या करने वाले हैं कि जो CFLs हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, और जो फिलामेंट बल्ब्स हैं जो पहले यूज़ होते थे पीले रंग के बल्ब, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर प्रमोट हो रहा है LED। बेसिकली दोनों में फ़ायदा क्या है, LED और CFL में फ़ायदे, LED के फ़ायदे क्या है CFL के ऊपर। सबसे पहली बात तो जो CFL है वो मरकरी वेपर इस्तेमाल करती है। मरकरी वेपर जब आप उसको डिस्चार्ज करते हैं तो पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। पर्यावरण के लिए ही नहीं, एक बार वो चीज़ पर्यावरण में घुस जाती है तो फूड चेन में घुस सकती है, और वो जीव जंतुओं के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द LED इज़ ईजियर दैन द CFL बिकॉज LED डज नॉट हैव एनी हार्मफुल मेटल विच पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। इसको कल को आपको नष्ट करना है, या कह सकते हैं इसको आपको डिस्पोज ऑफ करना है, तो उस केस में भी LED जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, काफ़ी ईजिली उसको डिस्पोज किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका वेस्ट भी कम जनरेट होगा। ब्राइटनेस ऑफ LED इज़ मोर। अगर हम देखें इसका जो इफेक्टिवनेस है, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CFL बिकॉज LED एमिट्स लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन। ये केवल एक ही डायरेक्शन में लाइट एमिट करती है एज़ कम्पेयर टू CFL। CFL में क्या होता है कि लाइट फैल जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं दे पाती। तो स्पेशली अगर आप देखें टेबल लैंप्स वगैरह में अक्सर LED का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमें घरों में भी LED का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद LED सेव्स अप टू 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ना केवल ब्राइटनेस है बल्कि ये सस्ती भी पड़ती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इससे कम आएगा, इवन दो देयर कॉस्ट इज़ वेरी वेरी लेस। ठीक है, इट इज़ रिसाइक्लेबल। आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप दुकानदार से खरीदने जाते हैं तो आपको ये बोलता है कल को अगर आपकी LED ख़राब हो जाती है तो आप वापस हमें ही ला के दे दीजिए। इट इज़ रिसाइक्लेबल एंड देयर ब्राइटनेस रिमेन्स सेम इवन आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कई सारे फ़ायदे हैं जो कि LED के हैं ओवर द CFL। क्लियर, ये केरला ने ऑलरेडी आवाज़ उठा ली है और यहाँ पर फिलामेंट फ्री केरला का स्लोगन उन्होंने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु ने एक जोन डिक्लेयर किया है, प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन। ठीक है, ये इन्होंने जो डिक्लेयर किया है कावेरी डेल्टा के लिए डिक्लेयर किया है। कावेरी डेल्टा में जितने भी किसान हैं उनकी यहाँ पर आजीविका को सुरक्षित करने के लिए तमिलनाडु CM डिक्लेयर्स कावेरी डेल्टा एज प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन। अ लॉ इन दिस रिगार्ड विल बी एनेक्टेड सून। अभी इन्होंने उसको कानून के रूप में नहीं पेश किया है, लेकिन वो भी कर दिया जाएगा। PSAZ is aimed at protecting the Kaveri Delta region for the future, fulfilling Tamil Nadu's food requirements and ensuring the welfare of Delta farmers। तो वहाँ के जो कावेरी डेल्टा में जो किसान काम करते हैं उनके उद्धार के लिए ये शुरू किया गया है। It has recognized farmer concerns about hydrocarbon exploration and accorded primacy to food security। यहाँ पर जो किसान थे उन्होंने काफ़ी चिंता जताई कि कावेरी के डेल्टा में जो हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन हो रही है, जैसे कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा में तेल की एक्सप्लोरेशन होती है, गैस की, सिमिलरली कावेरी के डेल्टा में भी ये काम चल रहा है। तो किसानों के चिंता को सुनते हुए यहाँ के तमिलनाडु में ये PSAZ को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ये भारत में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट, जलयुक्ता शिविर। जलयुक्ता शिविर जो है महाराष्ट्र में, आपको मालूम होगा 2019 में नवंबर में सरकार जो है वो बदल चुकी थी। इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने 2014 में जलयुक्ता शिविर के प्रोग्राम को शुरू किया था। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था मेनली महाराष्ट्र में जो ये वाला इलाका है, ठीक है, इसे आप विदर्भ कह सकते हैं। बेसिकली नागपुर के साइड का जो इलाका है यहाँ पर सूखा बहुत पड़ता है, यहाँ पर ड्रॉट के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। इसी इलाके के लिए मेनली शुरू किया गया था आपका जलयुक्ता शिविर। ठीक है, और जो ये नई सरकार आई है 2019 में, इन्होंने फरवरी में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ स्क्रैप्ड द जलयुक्ता शिविर, द फ्लैगशिप वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये पानी जल संरक्षण प्रोजेक्ट था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। लॉन्च्ड इन दिसंबर 2014 आफ्टर महाराष्ट्र एक्सपीरियंस कंजिक्यूटिव ड्रॉट्स। ठीक है, इसमें होता क्या था, इसमें होता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह जैसी चीज़ें होती थी, इसको ख़त्म कर दिया गया है। एम्ड एट रोलिंग आउट मेजर्स दैट कुड पोटेंशियली मिटिगेट वाटर स्कैर्सिटी इन द मोस्ट ड्रॉट प्रोन विलेजेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर।
नेक्स्ट, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। इंडिया पहला वो देश बना है विश्व में जिसने एक कूलिंग एक्शन प्लान यहाँ पर पेश किया है। ये पेश किया गया था टू द यूएन ऑन द वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, जो वर्ल्ड ओजोन डे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस दिन साइन किया गया था उस दिन को वर्ल्ड ओजोन डे कहा जाता है, और भारत ने वर्ल्ड ओजोन डे के ही दिन यहाँ पर ICAP को पेश किया है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप सच अ डॉक्यूमेंट। इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे कि इसमें बेसिकली क्या क्या इंडिया ने कहा है, लेकिन ये पेश करने वाला भारत पहला देश बना है। नेक्स्ट, अब एक काफ़ी लंबा टॉपिक शुरू होने वाला है, 3-4 चीज़ें एक साथ होंगी, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। इंटरलिंकेजेस और डिफरेंसेस समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूंगा फॉरेस्ट प्लस 2.0 की, फिर बात करूंगा फॉरेस्ट प्लस की, साथ ही में बात करूंगा UN रेड और UN रेड प्लस। ठीक है, आई एम सॉरी, UN रेड एंड रेड प्लस की। ये UN नहीं है, ये केवल रेड प्लस है, और उसके बाद ये बात की जाएगी रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम। 5 चीज़ें आपको एक साथ समझनी है, इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए फॉरेस्ट प्लस को। फॉरेस्ट प्लस बेसिकली एक पहल ली गई थी 2017 में। ठीक है, 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था फॉरेस्ट प्लस के अंतर्गत एक अभियान वुड इज़ गुड। ठीक है, वुड इज़ गुड कैंपेन अंडर द पार्टनरशिप फॉर लैंड यूज साइंस टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी फॉर REDD, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो REDD की इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए फॉरेस्ट प्लस का अभियान शुरू किया गया था। फॉरेस्ट प्लस जो है ये असल में US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ ही मिलकर शुरू किया जाता है। इसी में इसका दूसरा भाग शुरू किया है, दूसरा फेज़ शुरू कर दिया गया है। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मिल करके ये फॉरेस्ट प्लस 2.0 शुरू किया है। ठीक है, ये 5 साल लंबा प्रोग्राम चलेगा। 2019 में शुरू किया गया है, तो 2024 तक ये चलाया जाएगा। ठीक है, इनिशिएटेड इन 2018, वैसे तो 2018 में शुरू किया था, लेकिन भारत ने इसको 2019 में लॉन्च किया था। दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू बोल्स्टर द इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इकोसिस्टम मैनेजमेंट को बढ़ावा और इम्प्रूव करने के लिए फॉरेस्ट प्लस 2.0 शुरू किया जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट, वन परिदृश्य प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर इन्होंने 3 परिदृश्य यहाँ पे चूज़ किए हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले तो एक है बिहार में, एक है केरल में और एक है तेलंगाना में। बिहार में गया को चूज़ किया गया है, केरल में थिरुवनंतपुरम को चूज़ किया गया है, तेलंगाना में मेडक को चूज़ किया गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानना ये है कि जो जिस तरीके से यहाँ पे चॉइस की गई है ये काफ़ी सोच समझ के की गई है, बिकॉज तीनों ही जो इलाके हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। बिहार एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वन नहीं है, फॉरेस्ट डेफिसिट एरिया है। तेलंगाना एक ऐसा इलाका है जो मेडक चूज़ किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा सूखा इलाका है, वेयर देयर इज़ एम्पल स्कोप फॉर कम्युनिटी लाइवलीहुड एनहांसमेंट। और केरला ऐसा इलाका है जहाँ पर जैव विविधता बहुत भारी रूप में अवेलेबल है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छे से वहाँ पर अवेलेबल है। ये 3 जगहों पर ये प्रोजेक्ट चालू किया गया, एक साथ शुरू किया गया ये जानने के लिए कि इफेक्टिवनेस कैसी होगी। अलग अलग इलाके चूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छी अप्रोच यहाँ पे अपनाई जा रही है फॉरेस्ट प्लस 2.0 के अंतर्गत। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे REDD का जो है वर्णन किया था। REDD क्या है और REDD प्लस क्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये सवाल UPSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दोबारा भी आने के पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले तो जो REDD है यानी कि रेड है, ये UN का प्रोग्राम है, लेकिन जो रेड प्लस है ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, यानी कि स्वयंसेवक प्रोग्राम है ये। ठीक है, UN रेड UN प्रोग्राम है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं, FAO, UNDP, UNEP, 2008 में इसको बनाया गया था। ठीक है, UNFCCC के फैसले के बाद। ठीक है, UNFCCC में फैसला लिया गया कि हमें ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए, तो उसके बाद FAO, UNDP, UNEP ने मिल करके इसको शुरू किया 2008 में। इसमें होता क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ बेसिकली पार्टनरशिप करता है टू सपोर्ट देम इन एस्टैब्लिशिंग द टेक्निकल कैपेसिटीज़ नीडेड टू इम्प्लीमेंट रेड प्लस एंड मीट द UNFCCC रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ को रोका जाए। ठीक है, वन काटने वाली जो गतिविधि है उसको रोका जाए। वहीं पर जो रेड प्लस है, रेड प्लस में क्या होता है,
रेड प्लस एक वॉलंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अप्रोच है विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द पार्टीज टू द UNFCCC। ठीक है, तो ये UN का प्रोग्राम नहीं, इसमें कुछ लोगों ने मिलकर के रेड प्लस के प्रोग्राम को शुरू किया है। ये इट गोज सिंपली बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, UN रेड तो ये कहता है कि आपको पेड़ नहीं काटने हैं, रेड प्लस ये कहता है कि ये तो ऑब्वियस है पेड़ नहीं काटने हैं, साथ में आपको पेड़ लगाने भी हैं। तो इसे कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन या फिर रीफॉरेस्टेशन भी इसे कहा जाता है कि पेड़ काटने तो नहीं है और साथ में आपको एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन भी करना होगा। ये दोनों तीनों चीज़ें रेड प्लस में इंक्लूडेड हैं। तो ये काफ़ी ब्रॉड प्रोग्राम है एज़ कम्पेयर टू द UN रेड प्रोग्राम। लेकिन जो रेड प्लस प्रोग्राम है ये UN के अंतर्गत नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब 3-4 चीज़ें हो गई हैं। जो फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम है वो रेड के लिए काम करता है। फिर भारत ने एक और प्रोग्राम शुरू किया है विच इज़ रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम। ठीक है, रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम क्या कहता है? ये प्रोग्राम शुरू किया गया है बाय द 2 इंस्टीट्यूट्स, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इन्होंने मिलकर के प्रोजेक्ट को शुरू किया है। 2020 जुलाई तक इसको लागू किया जाएगा। ये वैसे तो प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है, 2016 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन हर बार इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो भारत की जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पर बेसिकली एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्लियर? उसके बाद एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, भारत में गुजरात पहला वो राज्य बना जिसने कि एमिशन ट्रेडिंग प्रोग्राम को शुरू किया है, बीइंग इनिशिएटेड इन सूरत बाय द गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पहला वो राज्य और यहाँ पे शुरू किया गया है सूरत में। गुजरात प्रोग्राम इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रेगुलेट पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है ये पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है, जो वायु प्रदूषण पार्टिकुलेट मैटर के द्वारा होता है, PM 2.5 एंड PM 10, ठीक है, इनको आपने सुना होगा एरोसॉल्स भी कहा जाता है। इन दोनों के लिए यहाँ पर ये एमिशन ट्रेडिंग स्कीम शुरू की गई है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन शुरू की गई थी 2019 में, जिसका जो विषय था वो भी था बीटिंग एयर पोल्यूशन के खिलाफ हमें जीतना है। ठीक है, तो ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट सेट्स अ कैप ऑन एमिशंस एंड अलाउज इंडस्ट्री टू बाय एंड सेल परमिट्स टू स्टे बिलो द कैप। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है कि अगर आप कम यहाँ पर एमिट करते हैं तो आपको ही फ़ायदा होगा, आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एंड बॉन्ड चैलेंज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। सबसे पहले तो यहाँ पर जो वन परिदृश्य की बहाली का ये चैलेंज है, ये बेसिकली बॉन्ड चैलेंज के अंतर्गत लिया गया। ऑलराइट, सबसे पहले जानेंगे बॉन्ड चैलेंज क्या चीज़ है और उसी के अंतर्गत FLR क्या चीज़ है। यहाँ पर केंद्रीय सरकार ने लॉन्च किया है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑन एनहांसिंग द कैपेसिटी ऑफ FLR एंड बॉन्ड चैलेंज इन इंडिया थ्रू अ पायलट फेज ऑफ 3.5 ईयर्स। पहली बात तो ये सभी राज्यों में शुरू नहीं किया गया है, केवल 5 राज्यों में फ़िलहाल के लिए शुरू किया गया है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड कर्नाटका। क्लियर? ये कहाँ पर निकली थी ये बात, बाहर की बॉन्ड चैलेंज होना चाहिए। 2015 में जो COP हुई थी पेरिस में, पेरिस क्लाइमेट समिट, काफ़ी फेमस समिट है। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ था, यहाँ पर बॉन्ड चैलेंज की स्थापना की गई थी। ठीक है, बॉन्ड चैलेंज के अंतर्गत क्या था, ये था कि हमें 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को जो है रिस्टोर करना है, को बहाल करना है 2020 तक, और उसके बाद 8 मिलियन हेक्टेयर्स को करना है 2030 तक। कुल मिला के 21 मिलियन हेक्टेयर्स का यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया था 2030 तक। ठीक है, 2020 तक पहले 13 और 2030 तक फिर उसके बाद 8 मिलियन का। इंडिया का जो यहाँ पर प्लेज है वो सबसे बड़ा है एशिया में। अब बॉन्ड चैलेंज क्या चीज़ है? बॉन्ड चैलेंज इज़ अ ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर्स of deforested and degraded land into restoration by 2020 and 350 million hectares by 2030. ठीक है, सो यहाँ पर अंडरलाइंग द बॉन्ड चैलेंज इज द फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। बॉन्ड चैलेंज के ही अंतर्गत एक अप्रोच है जिसका नाम है FLR। FLR अप्रोच के तहत वी एम टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एट द सेम टाइम एज इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलबींग थ्रू मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप। अब देखिए होता क्या है, अक्सर जितने भी अभी तक प्रक्रियाएं कह सकते हैं या फिर गतिविधियां कह सकते हैं, जो भी अभी तक बड़े बड़े स्तर पर ली गई हैं, वो अक्सर क्या करती थी कि फॉरेस्ट की रिस्टोरेशन के ऊपर फोकस करती थी।
लेकिन धीरे धीरे इसमें इस अप्रोच में काफ़ी डेवलपमेंट होने लगी है, स्पेशली जहाँ पर जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेने वाले हैं वो ध्यान से सुने इस चीज़ को, कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक नया चीज़ आ गया है कि आपको अगर फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है तो फॉरेस्ट में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके लाइवलीहुड को भी यहाँ पे सिक्योर करना उतना ही अनिवार्य है जितना कि फॉरेस्ट के रिस्टोर करना। तो स्पेशली भारत में जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो जनजातियां हैं, उनकी आजीविकाओं को बचाना, क्योंकि उनकी आजीविका फॉरेस्ट के ऊपर डायरेक्टली निर्भर करती है। ये अप्रोच है एक तरीके से फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन की। यहाँ पर यही कहता है, इट इज़ मोर देन जस्ट प्लांटिंग द ट्रीज, इट इज़ रिस्टोरिंग होल लैंडस्केप टू मीट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नीड्स। आपको लैंडस्केप को इस तरीके से रिस्टोर करना है कि जो आज की ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो ही हो, और जो भविष्य में आने वाली ज़रूरतें हैं वो भी साथ में पूरी हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा हटके अप्रोच है, जो कि अभी तक शुरू नहीं की गई। भारत ने इसके लिए हाँ भर दी है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, और ये जो अप्रोच है बॉन चैलेंज के अंतर्गत ली गई अप्रोच है। क्लियर? इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। Until the next video, stay tuned and stay safe.